नमस्ते बच्चों। आज हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे एंजाइम उत्प्रेरण। एंजाइम के बारे में आप पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। मोस्टली बायोलॉजी में आपने एंजाइम्स के बारे में पढ़ा है। वास्तव में एंजाइम उत्प्रेरक ही होते हैं जो सजीवों के शरीर की विभिन्न अभिक्रियाओं के वेग को परिवर्तित करते हैं। और आपने छोटी कक्षाओं में एंजाइम्स के लिए एक और नाम पढ़ा, जैव उत्प्रेरक। तो एंजाइम जैव उत्प्रेरक भी होते हैं। तो देखिए एंजाइम की परिभाषा और इसके बारे में कुछ और मुख्य बातें। सबसे पहले एंजाइम की परिभाषा देखेंगे। जंतु एवं पादपों में, मतलब सजीवों में, आप इसकी जगह पर एक ही शब्द सजीव भी लगा सकते हैं। सजीवों में जीवन को व्यवस्थित रखने के लिए प्रयुक्त, मतलब होने वाली रासायनिक अभिक्रियाओं में उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। इस कारण एंजाइमों को जैव रासायनिक उत्प्रेरक भी कहते हैं और यह प्रक्रिया जैव रासायनिक उत्प्रेरण कहलाती है। तो एंजाइम की परिभाषा यहीं से शुरू करेंगे। यहाँ लिखेंगे एंजाइम सजीवों में जीवन को व्यवस्थित रखने के लिए होने वाली रासायनिक अभिक्रियाओं में उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। इन्हें जैव उत्प्रेरक भी कहते हैं और यह प्रक्रिया जैव रासायनिक उत्प्रेरण कहलाती है। अब एंजाइम के बारे में कुछ और बात पीछे देखते हैं। एंजाइम उच्च अणुभार वाले होते हैं, ध्यान रखेंगे। नाइट्रोजन युक्त होते हैं और प्रोटीन नेचर होती है इनकी। तीन मुख्य बातें आपने एंजाइम के बारे में पढ़ी। इनका अणुभार ज़्यादा होता है, ये नाइट्रोजन युक्त होते हैं और इनकी जो नेचर होती है वो प्रोटीन नेचर होती है। अब यहाँ आपने पढ़ा कि इनका अणुभार उच्च होता है, मतलब ये कुछ बड़े अणु होते हैं। लेकिन बड़े अणु का मतलब दूसरे अणुओं के मुकाबले या दूसरे यौगिकों के मुकाबले बड़े होते हैं। वास्तव में इनका साइज़ फिर भी काफ़ी छोटा होता है। एंजाइम अणु का व्यास 10 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर होता है। आप 11वीं क्लास में पढ़ चुके हैं। 1 नैनोमीटर का मतलब होता है 10⁻⁻9 मीटर। तो आप इसके साथ अगर 10⁻⁻9 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो मीटर में आप उसको समझ सकते हैं कि कितने मीटर होगा वो। तो ये उसका व्यास होता है। तो ये एंजाइम के बारे में जनरल बातें हमने पढ़ी। अब एंजाइम के कुछ उदाहरण पादपों में और जंतुओं में, इसको देखेंगे। सबसे पहले जो उदाहरण हमने करना है वो करना है खमीर। आप लोगों ने अपने दैनिक जीवन में खमीर का प्रयोग किया होगा या होते हुए देखा होगा, जिसमें विभिन्न पदार्थों में खमीर उठाया जाता है। जैसे कि ब्रेड बनाते समय आटे में खमीर उठाया जाता है। घर में भी कुछ पदार्थ ऐसे बनाए जाते हैं जिनमें खमीर उठाया जाता है। जैसे कि घर में अगर चने और भटूरे बनाने हों तो उसके आटे को भी खमीर की सहायता से उसमें फुलावट लाई जाती है। तो वास्तव में ये जो खमीर है उसके अंदर एक एंजाइम उपस्थित होता है। वो एंजाइम है जाइमेज, जो किसी भी भोज्य पदार्थ, जैसे कि हम आटा प्रयोग में ले रहे हैं, उसमें उपस्थित ग्लूकोज को एथेनॉल में बदल देता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, जिसकी वजह से वो पदार्थ फूल जाता है। उसमें बीच बीच में रिक्त स्थान उत्पन्न हो जाते हैं। तो ये ग्लूकोज है C6H12O6। जाइमेज एंजाइम मतलब खमीर की उपस्थिति में बन रहा है एल्कोहल C2H5OH। 2 अणु बनेंगे और 2 अणु कार्बन डाइऑक्साइड के बनेंगे। ये कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और अप एरो का मतलब है, अपवर्ड एरो का मतलब है निकल जाती है। तो जिस स्थान से यह कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है वहाँ पर खाली स्थान रह जाता है और पदार्थ फूल जाता है। और एग्जाम्पल, सोयाबीन प्रोटीन का एक बहुत रिच सोर्स है प्रोटीन का। सोयाबीन
उसमें यूरिएस एंजाइम होते हैं जो यूरिया का जल अपघटन करते हैं। ये यूरिया है, जल के साथ क्रिया होती है। यूरिएस एंजाइम की उपस्थिति में अमोनिया बनती है। ध्यान दीजिए, ये NH2, ये NH2, 2 हाइड्रोजन है, ये भी NH3 हो गया, ये भी NH3 हो गया, तो 2 अमोनिया हो गए। CO था, इसके साथ एक O जुड़ गया, कार्बन डाइऑक्साइड। अभिक्रियाओं को समझने की कोशिश करें, अपने आप याद होनी शुरू हो जाती हैं। आपको इस एग्जाम्पल में सिर्फ यूरिया का सूत्र याद करना है, बाकी आप समझ के कर सकते हैं। स्टार्च का डायस्टेज एंजाइम द्वारा माल्टोज में अपचयन। डायस्टेज एंजाइम स्टार्च कार्बोहाइड्रेट का बहुलक है। ये कार्बोहाइड्रेट में ग्लूकोज का बहुलक होता है, जो आप ऊपर ग्लूकोज पढ़ रहे हैं, इसका बहुलक होता है। बहुत सारे ग्लूकोज आपस में जुड़ करके स्टार्च का निर्माण करते हैं। भोजन हमें स्टार्च के रूप में ही मिलता है पौधों से, और पौधों में ग्लूकोज का संचय स्टार्च के रूप में होता है। ये भी आप छोटी कक्षाओं में पढ़ चुके हैं, लगभग 9th क्लास में ये आ जाता है प्रकाश संश्लेषण वाले चैप्टर में। उसमें आप ये बात पढ़ लेते हैं कि पादपों में भोजन का ग्लूकोज का जो संचय होता है वो स्टार्च के रूप में होता है। तो हम जो भी भोजन खाएंगे स्टार्च के रूप में, उसका जल अपघटन होगा, एंजाइम काम में आएगा डायस्टेज, और माल्टोज बन जाएगा। यहाँ पर असंख्य अणु, एन का मतलब क्या है, असंख्य अणु ग्लूकोज के जुड़े हुए हैं, लेकिन जब ये डायस्टेज की उपस्थिति में टूटता है तो माल्टोज बनता है, जिसमें ग्लूकोज के केवल 2 अणु हैं। देखिए C12 से आप इस बात को समझ सकते हैं। तो ये है डायस्टेज अणु, डाइजेस्टिव से आया है ये। स्टार का डाइजेशन करता है, स्टार का पाचन करता है। अल्कोहल को सिरका में या एसिटिक अम्ल या एथेनोइक अम्ल, देखिए COOH मतलब ओइक एसिड आएगा। ये 2 कार्बन है, 1 2 कार्बन है, तो एथेनोइक अम्ल। अल्कोहल और ऑक्सीजन माइकोडर्मा एसिटाई की उपस्थिति में एथेनोइक अम्ल बनाते हैं। शर्करा का ग्लूकोज और फ्रक्टोज में अपघटन। शर्करा मतलब ये जो माल्टोज है, यही सूत्र शर्करा का, चीनी जो आप खाते हैं उसका भी सूत्र यही होता है। पीछे के पाठों में हमने पढ़ा भी है शर्करा के बारे में, चीनी के बारे में। तो शर्करा भी जब जल से क्रिया करती है, आपको अभी बताया माल्टोज में शर्करा में ग्लूकोज के 2 अणु होते हैं, तो जल के साथ क्रिया करके यह है 2 ग्लूकोज अणुओं में, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। देखिए सूत्र बिल्कुल समान है, C6H12O6 में टूट जाती है। ये एक दूसरे के आइसोमर है। आप इसी क्लास में आइसोमेरिज्म या समावयवता के बारे में पढ़ेंगे। अणुसूत्र समान होता है लेकिन संरचना थोड़ी सी अलग होती है, उन्हें आइसोमर या समावयवी कहा जाता है। तो यह है शर्करा का जल अपघटन होता है। इन्वर्टेस एंजाइम, इन्वर्टेस, यहाँ पर यह एंजाइम क्रिया करता है। आगे है प्रोटीन को अमीनो अम्ल। अमीनो अम्लों के मिलने से ही प्रोटीन बने थे, तो प्रोटीन को वापस अमीनो अम्लों में तोड़ने के लिए पेप्सिन एंजाइम कार्य करता है। पेप्सिन एंजाइम आपने अपने 9th या 10th क्लास में जो लाइफ प्रोसेसेस का पाठ आपने पढ़ा जैव प्रक्रम का, उसमें आपने ये बात पढ़ी है कि जब प्रोटीन का पाचन होता है पेप्सिन की उपस्थिति में, तो अमीनो अम्ल बनते हैं। ये पेप्सिन अमाशय में और छोटी आंत में एंजाइम स्रावित होता है। स्टार्च अभी ऊपर भी पढ़ा, स्टार्च, डायस्टेज, एमाइलेज एंजाइम की प्रकृति बिल्कुल सेम है, काम इनका सेम है, लेकिन ये अलग अलग जगह पर काम करते हैं। ये स्टार्च को सीधा ग्लूकोज में बदलता है। ध्यान दीजिए, डायस्टेज ने स्टार्च को माल्टोज में बदला था जिसमें ग्लूकोज के 2 अणु थे। स्टार्च को एमाइलेज जो हमारी लार में पाया जाता है, टाइलिन भी बोलते हैं इसको, टायलिन, आपने बायोलॉजी में टाइलिन पढ़ा होगा, लार में पाया जाने वाला ये एंजाइम है, वो सीधा ग्लूकोज में ही बदल देता है। स्टार्च में जो टाइलिन होता है उसको शर्करा में, तो 2 काम करता है यही टाइलिन और एमाइलेज। आगे है दूध, लैक्टिक बेसिलाई नामक एंजाइम है जो दूध को दही में बदल देता है। आगे है एंजाइमों के गुण, इनकी विशेषताएं। आसान है, सर्वाधिक प्रभावी।
एंजाइम की उपस्थिति में अभिक्रिया का वेग लगभग 10 लाख गुना बढ़ जाता है। तो आप ये कल्पना कीजिए, यदि एंजाइम ना होते तो हमारी शरीर में, सजीवों के शरीर में होने वाली अभिक्रियाएं कितनी धीमी गति से होती, या आप कहिए कि हो ही नहीं सकती थी। अब आगे है दूसरा, सूक्ष्म मात्रा, बहुत कम मात्रा में इनकी आवश्यकता होती है। 1 मोल का 1/10⁶वां हिस्सा, 10 लाखवां हिस्सा ही ज़रूरत पड़ती है और उतने में ही काम हो जाता है और अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देता है। विशिष्टता, एंजाइम विशिष्ट होते हैं। विशेष अभिक्रिया में विशेष एंजाइम की ज़रूरत होती है। स्टार्च का पाचन करना है तो एमाइलेज या डायस्टेज ही काम करेगा, वहाँ पर पेप्सिन काम नहीं करेगा। प्रोटीन का पाचन है तो पेप्सिन ही काम करेगा। आगे है ताप एवं पीएच। इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। ये विशेष एंजाइम विशेष ताप और विशेष पीएच पर, पीएच क्या होता है, अम्लीय या क्षारीय होने का जो माप होता है उसको पीएच कहते हैं। तो विशेष ताप और विशेष पीएच पर ही एंजाइम कार्य करते हैं और मुख्यतः सजीवों के शरीर में एंजाइम 37 डिग्री सेल्सियस या 25 से 37 डिग्री सेल्सियस के बीच में काम करते हैं। क्या अब आप इस बात को समझ सकते हैं कि प्रकृति ने हमारे शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस क्यों रखा? ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एंजाइम कार्य कर सकें। और निश्चित पीएच, लगभग 7 पीएच पर ही एंजाइम कार्य करते हैं और हमारे शरीर का जो पीएच होता है वो 7.4 होता है। तो अब आप इस बात को समझ सकते हैं कि प्राकृतिक रूप से सजीवों के शरीर का ताप और पीएच इस प्रकार से बनाया गया है कि एंजाइम अधिक से अधिक क्रिया कर सकें। कोलॉइडी प्रकृति होती है। कोलॉइड के बारे में इसी चैप्टर में हम आगे पढ़ लेंगे। जिसके कण मध्यम आकार के होते हैं उन्हें कोलॉइड कहा जाता है, ना ज़्यादा बड़े और ना ज़्यादा छोटे होते हैं। इन्हें स्कंदन द्वारा नष्ट किया जा सकता है। वर्धक या सह एंजाइम, एंजाइम्स की क्रियाशीलता को बढ़ाने का काम धातु आयन करते हैं। ये एंजाइम वर्धक का कार्य करते हैं। तो कुछ ऐसे भी हैं जो एंजाइम की क्रियाशीलता को बढ़ा देंगे, वो है एंजाइम वर्धक। और ऐसे ही होते हैं विष एंजाइम, जो एंजाइम की क्रियाशीलता को कम कर देते हैं, वो एंजाइम के लिए विष का कार्य करते हैं। आप एग्जाम्पल याद रखेंगे, HCN हाइड्रोजन साइनाइड, हाइड्रोजन साइनाइड और कार्बन डाइसल्फाइड, ये उत्प्रेरक विष एंजाइम का कार्य करते हैं। अब है एंजाइम उत्प्रेरित अभिक्रिया की क्रियाविधि। एंजाइम काम कैसे करते हैं? एंजाइम के बारे में हमने ये तो पढ़ लिया कि एंजाइम शरीर की विभिन्न क्रियाविधियों को नियंत्रित करते हैं, लेकिन किस प्रकार से? ऐसा क्या होता है कि एंजाइम क्रियाविधि को नियंत्रित कर लेते हैं? फर्स्ट स्टेप, एंजाइम क्रियाकारक के अणु से जुड़कर संकुल का निर्माण करते हैं। मतलब एंजाइम, ये है एंजाइम, एस सब्सट्रैक्ट मतलब क्रियाकारक, ये दोनों आपस में जुड़ेंगे, एक संकुल, मध्यवर्ती संकुल बनेगा ES। यह एंजाइम क्रियाकारक संकुल कहलाता है। फिर संकुल के अंदर ही उत्पाद बन जाता है। एंजाइम पर जुड़े जुड़े संकुल के अंदर ही उत्पाद बन जाता है। अब उसे EP कहा जाता है, एंजाइम प्रोडक्ट संकुल। ES बना, फिर EP बना। मैं आपको डायग्राम की सहायता से दिखा देती हूँ। बहुत बढ़िया डायग्राम बना हुआ है और ये चित्र आपको प्रैक्टिस भी करनी है और याद भी करना है। ये है एंजाइम E, ये है क्रियाकारक S। ध्यान रखेंगे जो इसमें खड्डे हैं वो यहाँ पर उभार बनेंगे, एक को प्लेन और एक को धारियों से दिखाया गया है। एंजाइम और क्रियाकारक ये आपस में एक दूसरे में बिल्कुल फिट हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। इसको कहा जाता है एंजाइम क्रियाकारक संकुल या एंजाइम सब्सट्रैक्ट कॉम्प्लेक्स। अब क्या होगा, ये ऐसे का ऐसे ही रखा रहेगा, पड़े पड़े ही ये जो सब्सट्रैक्ट है
वो प्रोडक्ट में चेंज होना शुरू हो जाएगा। हमारे लिए ये प्रोडक्ट है, मतलब ये सब्सट्रैक्ट दो हिस्सों में टूटा हुआ है, हम इसको उत्पाद कह रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखिए कि ये टूटता हुआ नज़र आ रहा है आपको। अब यहाँ पर कौन सी क्रिया हो रही है, ES से EP बन रहा है और फिर ये दोनों अलग हो जाएंगे। एंजाइम जैसा था वैसा अलग हो जाएगा और उत्पाद हमें प्राप्त हो जाएगा। तो एंजाइम उत्प्रेरक ही तो है। उत्प्रेरक की परिभाषा क्या थी, जो किसी अभिक्रिया के वेग को बदल देते हैं लेकिन स्वयं अपरिवर्तित रहते हैं, उन्हें उत्प्रेरक कहा जाता है। तो एंजाइम एक प्रकार का उत्प्रेरक ही है, इसलिए जैसा था वैसा ही वापस प्राप्त हो जाता है। एंजाइम उत्पाद संकुल से उत्पाद का निर्माण हो जाता है। एंजाइम EP एंजाइमों के सक्रिय पृष्ठ की विशिष्ट आकृति ज्यामिति होती है, ये आपको बता ही दिया। और ये इस प्रकार से एक दूसरे में फिट होते हैं जैसे ताले में चाबी। एंजाइम अति विशिष्ट होते हैं। अब आप क्या इस बात को समझ सकते हैं कि एंजाइम की विशिष्ट प्रकृति क्यों होती है, विशेष क्रियाकारक पर विशेष एंजाइम क्यों फिट होता है। तो जैसे विशेष कोई भी क्रियाकारक होगा उसकी एक स्पेशल शेप होगी, तो उसके अकॉर्डिंग एंजाइम की शेप होनी चाहिए। तो जब इन दोनों की शेप एक दूसरे में फिट होने वाली होगी तभी तो अभिक्रिया होगी। तो इसीलिए एंजाइम की अभिक्रियाएं इतनी विशिष्ट होती हैं। तो ये हमने एंजाइम के बारे में पढ़ा। अब एक और हम उत्प्रेरक पढ़ रहे हैं जिसे जियोलाइट उत्प्रेरण या आकार वर्णात्मक उत्प्रेरक के नाम से जाना जाता है। इस पर प्रश्न भी आता है। मुख्य रूप से इसका जो उपयोग किया जाता है पानी को साफ़ करने के लिए, जो आपके घरों में मशीनें पानी को साफ़ करने वाली लगी रहती हैं उनमें इनका प्रयोग किया जाता है, इन यौगिकों का। और ये वर्णात्मक मतलब विशेष साइज के अकॉर्डिंग काम करते हैं। ये एंजाइम थे, वो आकृति विशिष्ट थे। ध्यान देना, इन दोनों में अंतर देखना। आकृति विशिष्ट, शेप देखेंगे क्रियाकारक की, उस हिसाब से एंजाइम आएगा। ये है आकार विशिष्ट, साइज के अकॉर्डिंग कार्य करेंगे। अणु का साइज देखा जाएगा कितना बड़ा है या छोटा है, फिर ये कार्य करते हैं। जियोलाइट सूक्ष्म छिद्रित एल्यूमिनोसिलिकेट होते हैं। सूक्ष्म छिद्रित का मतलब है इनमें छोटे छोटे बारीक छेद पाए जाएंगे। अभी हमने बात की थी आकार आधारित या आकार विशिष्ट उत्प्रेरक होते हैं ये। एल्यूमिनोसिलिकेट का मतलब है इसमें सिलिकॉन और एल्युमिनियम के यौगिक रहते हैं। तो ये धातु हो गया, M धातु हो गया। ये उसकी धातु की संयोजकता के अनुसार कितने धातु परमाणु जुड़ेंगे वो N हो जाता है। ये एल्युमिनियम का यौगिक हो गया AlO2, उसके X बार रिपीट हो सकता है ये। और ये सिलिका है जो Y बार रिपीट हो सकता है। और ये पूरी की पूरी यूनिट Z टाइम रिपीट हो सकती है। और ये जल। तो ये अलग अलग जियोलाइट में देखिए, जियोलाइट के बेसिक स्ट्रक्चर है जो ये आपके सामने है। ये जियोलाइट के बेसिक स्ट्रक्चर है जिसमें एक धातु है, यहाँ पर कुछ भी आ सकता है। एल्युमिनियम ऑक्साइड है जो कितनी बार भी रिपीट हो सकता है। अलग अलग जियोलाइट में अलग अलग होगा, ये फिक्स रहता है। जियोलाइट की स्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है, उसकी नेचर पर डिपेंड करता है। ऐसे ही सिलिका रिपीट होती रहती है। एल्युमिनियम ऑक्साइड और AlO2 और सिलिका, इनकी जो यूनिट है वो पूरी की पूरी बार बार रिपीट होती है और जल के अणु होते हैं। तो अब देखिए N धातु M की ऑक्सीकरण अवस्था के अकॉर्डिंग होगा। उदाहरण, ये एक प्रकार का आपके जियोलाइट है Na2 Al2 Si2O8। ये जितनी बार भी इकट्ठे थे और रिपीट हुए थे उन सबको इकट्ठा करके एक ही बार लिख दिया। और XH2O, ये एक एग्जाम्पल हो गया। जियोलाइट की त्रिविमीय संरचना में कुछ सिलिकॉन परमाणु के स्थान पर एल्युमिनियम परमाणु आ जाते हैं। सिलिकॉन निकल गए, उनके स्थान पर एल्युमिनियम आ जाते हैं। इस प्रकार के उत्प्रेरकों में विभिन्न आकार के छिद्र और गुहाएं होती हैं जिनका आकार 260 पिकोमीटर 10⁻⁻12 मीटर से लेकर के 740 तक होता है। जियोलाइट के इन छिद्रों में जल के अणु भर जाते हैं, तब इन्हें जल योजित जियोलाइट कहा जाता है। इनका उपयोग आयन विनिमय द्वारा कठोर जल को मृदु बनाने में किया जाता है। कठोर आयनों को जियोलाइट रख लेगा, उसके बदले दूसरे आयन उसमें डाल दिए जाते हैं। जब जियोलाइट
को निर्वात में गर्म करते हैं तो जल के अणु को ये त्याग देते हैं और अपने छिद्र के आकार के क्रियाकारकों को इसमें अवशोषित कर लेते हैं। ऐसे अणु ही जियोलाइट से क्रिया कर पाते हैं जिनका आकार जियोलाइट में विद्यमान छिद्रों के बराबर हो, इसीलिए इसको आकार वर्णात्मक अवशोषक भी कहा जाता है। ये आकृति वर्णात्मक थे एंजाइम और ये है आकार वर्णात्मक। इसके उदाहरण देख लीजिए। अल्कोहल को पेट्रोल या गैसोलीन में बदलने के लिए जियोलाइट उत्प्रेरक ZSM5, क्वेश्चन आता है भाई ZSM5 किस लिए काम में लाया जाता है, या उल्टा प्रश्न आ जाता है। जियोलाइट के छिद्रों में अल्कोहल का निर्जलीकरण होता है और हाइड्रोकार्बनों का मिश्रण प्राप्त हो जाता है। तो जियोलाइट से अल्कोहल से पेट्रोल कैसे बनता है? अल्कोहल का पहले निर्जलीकरण होगा जियोलाइट की उपस्थिति में और हाइड्रोकार्बन इकट्ठे हो जाएंगे जो पेट्रोल के रूप में बदल जाएंगे। इसके और उदाहरण देख लीजिए। परम्यूटेड सूत्र आप याद रखेंगे, Na2 Al2 Si2 O8 X वाटर ZSM5। इस प्रकार से ये एग्जाम्पल हैं इसके। और इरियोनाइट आप याद कर सकते हैं तो सूत्र याद कर लें, नहीं तो खाली नाम भी याद कर सकते हैं, कुछ नंबर उस पर भी आपको मिल जाते हैं। तो आपके एक प्रश्न है जियोलाइट पर, उसमें अगर आप वीडियो में स्पष्ट देख सकते हैं तो इसमें मैंने कुछ मार्क कर रखे हैं। निबंधात्मक प्रश्न 3 है, इसमें मार्क कर रखा है कि क्या क्या आपको उसमें लिखना चाहिए, पेंसिल से मार्क किया हुआ है। आप वीडियो को पॉज करके इसको देख सकते हैं और अपनी बुक में मार्क कर सकते हैं, इसको छोटा कर सकते हैं इसको इजी वे में। जैसे आपको ये पहली लाइन लिखनी है जिसमें जियोलाइट का जनरल फार्मूला है, फिर उसके बाद एक एग्जाम्पल आपको देना है, फिर उसके बाद जियोलाइट की स्ट्रक्चर के बारे में बताना है कि वास्तव में इसमें क्या होता है, छिद्र और गुहाएं होती हैं। फिर आपको बताना है कि इन छिद्रों का क्या उपयोग होता है, तो जल के अणु भर जाते हैं। कैसे काम करता है जियोलाइट, बहुत इजी है, ये आप एज इट इज़ लिख लेना। यहाँ पर वर्णात्मक अवशोषक के साथ साथ आकार वर्णात्मक कर लेंगे और फिर एग्जाम्पल इसका अल्कोहल वाला आप एक एग्जाम्पल ZSM5 का दे देना कि यह कैसे कार्य करता है। तो ये आपका निबंधात्मक प्रश्न 3 हो जाएगा। तो ये टॉपिक था एंजाइम। तो इस प्रकार पिछली वीडियो और इस वीडियो में हमने उत्प्रेरण भाग समाप्त कर लिया इस चैप्टर का। फिर से याद करते हैं इस बात को। इस चैप्टर के 3 मुख्य हिस्से हैं। पहला हिस्सा इसका है अधिशोषण, फिर दूसरा है उत्प्रेरण और तीसरा हिस्सा अब रह गया इसका कोलोइड, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।